हेलो बच्चों, आज हम करने वाले इलेक्ट्रिकल पावर। इसके एग्जांपल वही लेंगे जो बच्चों अपने डेली लाइफ में काम में लेते हैं, ताकि इसकी फील आए कि इलेक्ट्रिकल पावर है क्या। और फिर देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ये मीटर है अपनी घरों में कितनी बिजली सप्लाई कर रहा होगा या फिर कितनी पावर सप्लाई कर रहा होगा किसी टाइम के लिए, वही तो हमारी एनर्जी है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कितनी पावर सप्लाई कर रहा है किसी टाइम में, तो उस मीटर में कितनी यूनिट आएगी, हमने कितनी एनर्जी खपत की है बच्चों, तो वो देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कितनी खपत की होगी हम वो देखेंगे। उसी को बोलते हैं यूनिट, कि हमारा मीटर कितनी यूनिट निकाल रहा होगा। और फिर देखेंगे वर्किंग ऑफ बैटरी। बैटरी को वैसे बच्चों लोड और सोर्स दोनों में काम में लेते हैं, लेकिन मोस्टली क्योंकि बैटरी कई बार अपना लोड का भी काम करती है और कई बार सोर्स का भी काम करती है। चार्जेबल बैटरी होगी तो अब जब इलेक्ट्रिसिटी से हम चार्ज करेंगे किसी बैटरी को तो वो लोड का काम करेगी, अदरवाइज वो सोर्स का काम करेगी। वो तो अलग अलग फंक्शन के हिसाब से देखते हैं कैसे काम करवाना है, तो उसके हिसाब से सोर्स और लोड का तो चेंज होता रहेगा। लेकिन मोस्टली इस चैप्टर में हम बैटरी को सोर्स के रूप में देखेंगे। और लोड, कौन इलेक्ट्रिसिटी को ले रहा है, वही हमारा लोड है। इलेक्ट्रिसिटी को जो भी कंज्यूम करेगा वही तो हमारा लोड होगा, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर की पहले डेफिनेशन पे चलते हैं, उसके बाद चलते रहेंगे क्या क्या करते रहेंगे, अलग अलग तरीके से समझते रहेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्रिएटेड और कंज्यूम्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। जो ये क्रिएटेड वर्ड है बच्चों, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करेगा उसे बोलेंगे हम सोर्स। क्या होगा बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे बच्चों लोड। पहले मैं इस थोड़ा पावर के बारे में बता देता हूं। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी में आप पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा बता देता हूं ना। पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट या तो क्रिएट कर रहा होगा या फिर कंज्यूम कर रहा होगा। किसी यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रिएट कर रहा होगा उसको तो बोलेंगे हम सोर्स। और किसी टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोड। तो इसकी यूनिट देखो बच्चों, यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड, उसी को बोलते हैं वॉट। उसकी डायमेंशन बच्चों, यार डायमेंशन अगर आपको पहले से पता है, लेकिन दोबारा बता देता हूं। जूल की कितनी होती है बच्चों एनर्जी की, ml/t-2 अपॉन टी। तो ये होगी बच्चों ml/t-3, ml/t-3। अब ये वर्किंग कैसे, इसकी एनर्जी सॉरी पावर कितनी होगी, चलो पहले वो बता देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे सोर्स क्या है और लोड क्या है। अब बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर को दो तीन तरीकों से समझेंगे। एक जो मैं तरीका ये बता रहा हूं, एक जब हम सोर्स काम में लेंगे तब इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। और एक कंज्यूम, मतलब एक लोड, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी को जो कंज्यूम करेगा उसको बोलते हैं लोड। लोड को काम में लेंगे तब इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखो मैं एक ये ऐसा तरीका बताता हूं जो हम पहले से जानते हैं बच्चों। पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इन्फिनिटी 60 पॉइंट पी तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी हम काम करते हैं वो वर्क डन में सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। हमारा वर्क डन वेस्ट नहीं हो जाता, क्यों, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जो भी हम वर्क करते हैं वो हमारा स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या था, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। यही तो हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन है बच्चों, है ना। तो देखो कैसे, ये बच्चों कोई सेल है, ये हाई पोटेंशियल पे है, तो इस पॉइंट का मान लेता हूं पोटेंशियल V है और इस पॉइंट का मान लेता हूं पोटेंशियल 0। ये सर्किट कंप्लीट है बच्चों, तभी करंट फ्लो होगी, वरना फ्लो नहीं होगी। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस इतना ले रहा हूं, है ना। मान लेता हूं यहां से चार्ज निकला बच्चों Q, तो इसमें करंट फ्लो होगा बच्चों I। क्या मेरा ये सेल इस चार्ज को क्रिएट कर रहा है या फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है? अरे यार, सेल न तो कभी चार्ज को क्रिएट करेगा और नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। सेल उसको एनर्जी देगा और बोलेगा तू सर्किट में घूम, तू फ्री है घूमने के लिए। तो लेकिन आगे और बोलेंगे नहीं भाई साहब कहां जा रहा है, ये तो अमीर बन के चला था यहाँ से, लेकिन आगे और इंस्ट्रूमेंट हो गए। मान लेता हूँ यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब बोलेगा अरे एनर्जी लेके आ रहा है, इसको तो मार यार, क्योंकि आजकल एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, है ना। आपको तो पता ही है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाहता आजकल। तो ये चार्ज ऐसे आएगा, ये एनर्जी देने का काम करता है बच्चों हमारा सेल। तो जितना चार्ज यहां से फ्लो होगा उतना ही चार्ज ये इस सेल में वापस आएगा बच्चों। जितनी करंट यहाँ पे फ्लो होगी उस सेल में वापस उतनी करंट आएगी। न तो ये डिस्ट्रॉय करता है चार्ज को और न ही क्रिएट करता है, बस इसको एनर्जी देता है ताकि आगे जो भी है इसके
यहाँ पे एनर्जी लेके चलेगा, आगे बोलेगा, ये रजिस्टर बोलेगा या फिर ये बोलेगा अरे रुक भाई रुक, कहाँ जा रहा है, कुछ ना कुछ मेरे को भी देके जा, ये बोलेगा तेरे को कितनी चाहिए, मेरे को इतनी चाहिए, ले। आगे और कुछ और लगा होगा, बोलेगा तेरे को कितनी चाहिए, ले। वापिस आएगा मरी हुई एनर्जी के साथ, बिल्कुल जीरो एनर्जी के साथ, वापिस इस सेल में आएगा तो वापिस से एनर्जी दे देगा इस चार्ज को, तो वो घूमता रहेगा बच्चों, वापिस आएगा, वापिस एनर्जी देगा तो घूमता रहेगा। तो वर्क डन कैसे लिखते हैं हम, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा, V इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q। चार्ज कितना है मेरा, Q। यहाँ से यहाँ लेके आने में देखो, यहाँ पे एनर्जी जीरो होगी बच्चों इसकी, क्यों होगी, यहाँ पे पोटेंशियल इंटू इसका चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना Q इंटू इसका पोटेंशियल कितना बच्चों, जीरो, तो इस पे एनर्जी जीरो है, इसके पास एनर्जी जीरो है। लेकिन इस जैसे इस सेल में आएगा बच्चों, ये सेल इसको एनर्जी देगा, और यहाँ की पोटेंशियल कितनी है बच्चों, एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे चार्ज कितना बच्चों, Q इंटू इसका पोटेंशियल। अरे यार Q इंटू V, ऐसे ही तो एनर्जी को हम कैलकुलेट करते थे, अगर नहीं पता तब तो यार मुझे दोष मत देना कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। मैं तो एक बार आपको फील दिलवाने के लिए लिख रहा हूँ कि बच्चे हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। Q इंटू V इसकी एनर्जी होगी बच्चों, Q इंटू V इसकी एनर्जी होगी। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, अब इसमें वर्क कौन कर रहा है बच्चों, ये तो है यार, ये सेल ही तो कर रहा है, इस पे एनर्जी दे रहा है, वर्क को हम एनर्जी के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे, है ना, वर्क को एनर्जी के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। जो भी कर रहा है ये सेल ही है बच्चों, तो वर्क डन बाई सेल अपॉन Q, एक्शन वगैरह वगैरह जो भी है यही है बच्चों, वर्क डन बाई सेल अपॉन Q। तो वर्क डन बाई सेल कितना होगा बच्चों, Q इंटू V। इसको बोल देंगे एनर्जी सप्लाई बाई सेल, एनर्जी सप्लाई बाई सेल, यार SHELL वो सेल याद आ रहा है ना भाई, सेल कितनी होगी बच्चों, Q इंटू V। लेकिन पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर ऑफ सेल, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी कितनी बच्चों, Q अपॉन V इंटू T। अब ये तो नहीं बोलोगे ना सेल के कारण ये इतनी एनर्जी कैसे बचा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इस पॉइंट का V इस पॉइंट का जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो, तो V बचा, तो डब्ल्यू एक्शन इज इक्वल टू Q इंटू V तो बचा। उसके पास इस ये एनर्जी कितनी लेके चलेगा बच्चों, QV, और आएगा तो यहाँ पे जीरो एनर्जी को लेके आएगा, फिर वापस वही QV एनर्जी के देगा, फिर वापस जीरो, ऐसे चलता रहेगा सिस्टम, है ना। तो इसको तो जानते हो बच्चों आप, Q अपॉन T, यूनिट चार्ज यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, उसी को तो हम करंट बोल रहे हैं, तो I इंटू V, तो ये बच्चों पावर इज इक्वल टू I इंटू V, I इंटू, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए अप्लाई होगा, मतलब कैपेसिटर में भी काम मिलेंगे इस फॉर्मूला को, इंडक्टर भी में काम मिलेंगे। ये क्या चीज है वो आगे देखेंगे ना, कैपेसिटर अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट बाद कैपेसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले इसलिए ले रहा हूँ तो आरसी सर्किट वगैरह थोड़ा अच्छे से समझिए। अगर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने समझ ली तो कैपेसिटी को आपको चुटकियों में करने वाले हो ना। P इज इक्वल टू I इंटू V, ये है बच्चों पावर का फॉर्मूला। और पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड या फिर वॉट, है ना। अब देखो बच्चों सोर्स और लोड क्या है, ये तो हमेशा के लिए है, लेकिन रजिस्टर के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। रजिस्टर के लिए एक ओनली रजिस्टर के लिए कितना फॉर्मूला होगा वो देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर इन रजिस्टर वो भी देखेंगे। अब देखो बच्चों सोर्स क्या है और लोड क्या है उसके बारे में देखते हैं, और उससे पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखते हैं ना। अब देखो बच्चों सोर्स क्या है, सोर्स मैंने अभी भी बताया बच्चों, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करेगा उसी को सोर्स बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा उसको लोड बोलेंगे। ये बच्चों सोर्स ऑफ किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेगा और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा बच्चों। जो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करेगा उसी को सोर्स बोलते हैं। ये किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को ले सकता है। इससे सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों, अपने घर की छतों पे लेते हो बच्चों सोलर प्लेट्स, वो लाइट एनर्जी को तो लेता है, अपने सूर्य भगवान से लाइट एनर्जी को लेगा और अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर देगा। जो भी इलेक्ट्रिसिटी को, जो सोर्स इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करता है, अब जो ये सोलर सेल्स लगे हुए हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को जो भी क्रिएट कर रहा होगा उसी को बोलते हैं हम सोर्स। पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद अलग अलग एग्जांपल देता हूँ मैं कि केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे चेंज करेगा, सोलर सेल या फिर लाइट एनर्जी कैसे चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोर्स बच्चों क्या है, इट्स टेकन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, some form of energy
इट कौन बच्चों, ये सोर्स, इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक एग्जांपल तो आपको बता दिया मैंने, सोलर सेल वाला बच्चों। सोलर एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी को लेगा कौन, ये सोर्स लेगा बच्चों ना, ये किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को लेगा और लाइट एनर्जी में, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा ना। लाइट एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा, क्योंकि ये सोलर सेल्स बच्चों चार्ज होती है, ये धूप से चार्ज होंगे बच्चों है ना, लाइट से, सूर्य भगवान की किरणों से चार्ज होते हैं सोलर सेल। अब देखो बच्चों केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल बताऊंगा बच्चों। केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों इसका जनरेटर, मैंने अभी बताया था क्लास के स्टार्ट होने से पहले, ऐसे ऐसे एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ताकि हमें सोर्स क्या है अगर वगैरह समझ में आए तो अच्छे तरीके से। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है, कैसे अपने ब्याह शादियों में देखे होगा, अलग अलग फंक्शंस में लाइट की जहां कमी रहती है वहां लेके जाते हैं इसको ना। जनरेटर को हम डीजल डालते हैं, जनरेटर क्या हो गया हमारा सोर्स, डीजल क्या हो गया हमारी केमिकल एनर्जी। जैसे इस जनरेटर में हम डीजल डालेंगे बच्चों, तो अपने घरों में जैसे जनरेटर को स्टार्ट करेंगे, अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर देगा। सोर्स कौन है यहाँ पे, जनरेटर। जनरेटर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करेगा वो क्या होगा, सोर्स। समझे कि नहीं समझे, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो भी क्रिएट करेगा उसको बोलते हैं सोर्स। बार बार इसलिए ले रहा हूँ बच्चों, कई बार इसमें बच्चों को दिक्कत बहुत आती है ना, तो मैं सिंपलीफाई तरीके से बताने के लिए आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि अच्छे से माइंड में बैठ जाए, है ना। और देखो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी, और देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है बच्चों, सेल। जैसे दीवार पीढ़ी वाला सेल है उसके अंदर केमिकल एनर्जी पहले से भरी हुई होती है। चार्जेबल सेल नहीं बच्चों, है ना, चार्जेबल सेल नहीं, केमिकल एनर्जी जिसमें पहले से भरी होती है, मतलब उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल बोलते हैं ना। प्राइमरी सेल जिसको यूज एंड थ्रो होता है वो चार्जेबल नहीं होता, उसके अंदर पहले से केमिकल एनर्जी भरी होती है। और जो भी उस दीवार घड़ी में मोटर वगैरह वगैरह लगी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आगे कन्वर्ट करेगा, टिक 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 टिक, और टाइम दिखाता रहेगा, है ना। और एक अच्छा एग्जांपल और है बच्चों बैटरी, लेकिन उसके अंदर केमिकल एनर्जी होनी चाहिए। अब ये नहीं बच्चों बैटरी है वो चार्जेबल हो, हाँ चार्जेबल बैटरी भी सोर्स का काम कर सकती है, लोड का भी काम करेगी, लेकिन कैसे वो भी बताऊंगा। अब बैटरी कौन सी बच्चों, अब यार अपने देखो बाइक है, सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिए, सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिए, सेल्फ बैटरी से सेल्फ स्टार्ट होगी बच्चों। बाइक है अपनी बैटरी से सेल्फ स्टार्ट होगी, हाँ आगे जाके इंजन से चलेगी वो एक अलग बात है, लेकिन सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल है वो बैटरी से ही होगी पहले तो सोर्स ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे चलाएगी, तो बैटरी वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे सप्लाई करेगी। इसके अंदर पहले से केमिकल एनर्जी भरी हुई है बच्चों, खराब हो जाती है उसको फेंकते ही हम दूसरी लेके आते हैं, चार्ज नहीं थोड़ी ना करते, चार्ज तो अपने आप होती रहती है ना। सर्दियों में ज्यादा खराब होती है, गर्मियों में इतनी खराब नहीं होती, क्यों गर्मियों में तो वो चार्ज अपने आप होती रहती है बच्चों, जैसे स्टार्ट रहता है बाइक अपना तो चार्ज होती रहती है। लेकिन ज्यादा ठंड में मैं बताऊंगा भी बैटरी का भी खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो कम होगी, करंट फ्लो कम होगी तो बच्चों बैटरी डिस्चार्ज थोड़ी जल्दी होगी। तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है हमारी किस विंटर्स में, तब हमारी थोड़ी मुश्किल हो जाती है इसमें बाइक अगर वगैरह को थोड़ा स्टार्ट करना। तो ये तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप बच्चों यार कैसे कैसे सोर्स में यूज में जो भी केमिकल एनर्जी, जो भी बच्चों किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी सोर्स हो, अगर वो सोर्स किसी भी केमिकल एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी हो बच्चों, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, अच्छा बैटरी, ये तो बैटरी इसका एग्जांपल था यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो बैटरी इसका एग्जांपल थे बच्चों। जनरेटर एक सोर्स का काम कर रहा है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सके, सेल भी एक सोर्स का काम कर रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सके, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करेगा वो उसको सोर्स बोलते हैं बच्चों, है ना। अब देखो इस सोर्स से हम पावर कैसे निकालते हैं, सोर्स से पावर कैसे निकालेंगे। देखो यार ये कोई सोर्स है,
हमने क्या बोला था बच्चों, ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रही है बच्चों, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। सोर्स से जो भी चार्ज निकलेगा, मान लेता हूं बच्चों, एक बार चलो बता देता हूं मैं, मान लेता हूं यहां से डी क्यू चार्ज निकला बच्चों, कम सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो की, वरना तो होगी नहीं, तो वापस डी क्यू चार्ज अंदर आ जाएगा। देखो बच्चों, सोर्स है वो कभी चार्जेस को न तो क्रिएट करते हैं और न डिस्ट्रॉय करते हैं। सोर्स का काम होता है बच्चों उसको एनर्जी देना, है ना। तो करंट हमेशा ऐसे फ्लो होगी, करंट हमेशा ऐसे फ्लो होगी। ये सर्किट कंप्लीट है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ बच्चों ये सर्किट कंप्लीट है बच्चों। इसका सोर्स का हायर पोटेंशियल कौन सा होगा और लोअर पोटेंशियल, क्या सोच सकते हो, सोच सकते हो क्या, बताओ मुझे कि हायर पोटेंशियल कौन सा होगा और लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा। देखो यार, सोर्स से हमेशा ये चार्ज पार्टिकल हाई एनर्जी को लेकर चलेगा। आगे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, रजिस्टर लगे हुआ वगैरह वगैरह, हाई एनर्जी को लेकर चलेगा। रजिस्टर बोलेगा अरे भाई रुक, कहाँ उछल कूद कर रहा है, मेरे को कुछ एनर्जी दे, ये बोलेगा तेरे को इतनी चाहिए, मेरे को इतनी, ये ले। तो ये वापस आएगा सर्किट से, वापस सर्किट से, तो ये अपनी लो एनर्जी लेके आएगा, लेकिन वापस सोर्स इसको एनर्जी क्रिएट कर देगा बच्चों। सोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करता है बच्चों, जो भी क्रिएट करेगा उसी को तो सोर्स बोलते हैं, है ना। तो ये हाई एनर्जी लेके चलेगा वापस अपने, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा मेरा बच्चों, हाई। यहाँ का हाई पोटेंशियल है और यहाँ का लो पोटेंशियल है। मान लेता हूँ ये पोटेंशियल V है और ये मान लेता हूँ जो 0 है। हाई पोटेंशियल को V और लो पोटेंशियल को 0, क्योंकि सोर्स में पार्टिकल या फिर ये DQ चार्ज लोवेस्ट एनर्जी को लेके आएगा और ये सोर्स एनर्जी क्रिएट करेगा, और यहां से जब पार्टिकल निकले अपनी मैक्सिमम एनर्जी लेके चलेगा, आगे सर्किट में जो भी लोड लगे हुए उसको दे देगा और ये वापस आएगा। जब सोर्स में करंट एंटर करती है तब उसके पास लो पोटेंशियल होता है, जब सोर्स में करंट एग्जिट करती है, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं पहले लिखा देता हूं ये ना, इन सोर्स, अलग पेन से लिखा देता हूं ये, इन सोर्स करंट एंटर्स एट लो पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये चीजें है ना आपको याद रखनी है बच्चों। ऐसे किस, देखो यार, सोर्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों ना, तो ये हाई एनर्जी को लेके जाएगा और वापस लो एनर्जी को, यहाँ पे जब ये सोर्स के पास आएगा तो लो एनर्जी के पास आएगा। सोर्स का काम ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, मतलब इसको पावर देना बच्चों, इसको पावर देना। करंट एंटर्स एट लो पोटेंशियल and exit at high potential, at high potential। तो यहाँ की एनर्जी मुझे बता सकते हो कितनी होगी बच्चों, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज। पोटेंशियल कितना है बच्चों, ये मान लेता हूँ U इनिशियल, ये मान लेता हूँ, और ये U फाइनल मान लेता हूँ। तो dq इंटू V, और इसके लिए बच्चों dq इंटू 0, क्योंकि एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ का तो पोटेंशियल इनटू यहाँ का चार्ज। यहाँ पे चार्ज एंटर कर रहा है dq और यहाँ का पोटेंशियल है बच्चों 0, यहाँ का चार्ज एग्जिट कर रहा है dq और यहाँ का पोटेंशियल है v, तो dq इंटू v। और अभी बताया बच्चों पावर, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, u dq इंटू v, dq इंटू v। मान लेता हूँ बच्चों t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये एंटर करता है चार्ज, और t इज इक्वल टू dt टाइम में ये एग्जिट कर लेता है चार्ज। t इज इक्वल टू dt टाइम में ये चार्ज को एग्जिट करता है। इतने टाइम में इस सोर्स ने इस dq को कितनी एनर्जी दी, वही तो हमारा पावर है यार, वही तो हमारा पावर है। पावर को कैसे लिखोगे बच्चों, एनर्जी पर यूनिट टाइम में तो लिखते हैं कि इस छोटे से टाइम में इस dq को इस सोर्स ने कितनी एनर्जी दी, वही तो पावर है। तो dq अपॉन dt इंटू v, I इंटू v, ये है बच्चों इसकी पावर। ये तरीका भी समझिए, जो पहले वाला तरीका सेम सही है बच्चों, लेकिन इसमें बस ये है आपको याद रखना होता है कि सोर्स में जब भी पार्टिकल एंटर्स करेगा या फिर जब करंट एंटर करेगी तब हाई लो पोटेंशियल होगा। देखो इन सोर्स करंट एंटर्स ए लो पोटेंशियल और एग्जिट एट हाई पोटेंशियल, एग्जिट एट हाई पोटेंशियल। अब देखो बच्चों लोड, ये बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा और सम फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। देखो इट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट कन्वर्ट्स into some form of energy, some form of energy। देखो बच्चों, लोड अपने घरों में हीटर लगा हुआ है बच्चों, ज्यादातर हम विंटर्स में काम में लेते हैं अपने रूम में वगैरह वगैरह, लेकिन लेना नहीं चाहिए, है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसको, ले तो सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी को वो जो कंज्यूम करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, मोस्टली तो हीट में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो कई बार क्या होता है ना, लाइटेबल भी होता है, उससे हीटर से लाइट भी क्रिएट होती है, तो रूम में थोड़ा लाइट भी आ जाती है, लेकिन बच्चों मोस्टली यूज होता है बच्चों हीट में। तो देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट किस में कर रहा है बच्चों, लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मोस्टली हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है ना, मोस्टली हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हीटर। अब ये बल्ब लगाई है, ट्यूबलाइट लगी हुई है बच्चों, आजकल की ट्यूबलाइट तो थोड़ी गर्म नहीं होती, वो 10-20 रुपये बल्ब आता है ना, बहुत तगड़ा गर्म होता है ना, हीट में भी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो, मोस्टली लाइट एनर्जी में काम आता है, लाइट एनर्जी। कौन हमारा बल्ब, एलईडी, और क्या क्या बोल सकते हैं इसको, CFL वगैरह वगैरह, जो भी हो ना, जो भी लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, हीट तो थोड़ा कम होता है इसका, लेकिन लाइट एनर्जी में ज्यादा काम में लेते हैं हम, है ना। तो ये बच्चों लोड, इट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इनटू सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा कौन करेगा, हीटर, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब या फिर ओके बच्चों एलईडी, लीड लिखे होंगे ना, एलईडी लेड, चलो CFL लिख दे रहा हूँ या फिर एलईडी, है ना। बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ये तुम्हारा लोड है बच्चों। देखो, इट कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इनटू सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खींचेगा। और अब इसमें बैटरी भी लिख सकते हो बच्चों, बैटरी भी लिख सकते हो, चार्जेबल होनी चाहिए बस। मैंने बताया था वो कैमरे वाला, है ना। अभी आपका फोन है बच्चों, ये लोड का भी काम करता है और सोर्स का भी काम करता है। सोर्स का काम कब कर रहा है, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे लिए सोर्स का काम कर रहा है, लेकिन इसको चार्ज पे लगाऊंगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, तो ये लोड का काम करेगा। अगर आप देख रहे हो मेरा ये वीडियो, तो ये फोन आपके लिए सोर्स का काम कर रहा है। अगर ये चार्जेबल है, देखो कंप्लीटली अगर 100% चार्ज है, हो चाहिए 20% यार, लेकिन थोड़े क्या है 20% होगा तो थोड़े टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगी। कैसे डिस्चार्ज होगी वो भी देखेंगे। आपके लिए भी सोर्स का काम कर रहा है, जब इसको चार्जिंग पे डाल दोगे तो ये लोड का काम करेगी, क्यों, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही है, अभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर रही है। तो ये मेरा फोन अभी मेरे लिए क्या कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, लेकिन जैसे इसको चार्ज डाल देता हूँ मैं तो ये लोड का काम करेगा, है ना। तो चार्जेबल जो भी होंगे वो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, लोड का भी और सोर्स का भी। अब इसको देखो, समझो, लोड में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, ये है बच्चों लोड। करंट ऐसे फ्लो हो रही है बच्चों, करंट मान लेता हूं DQ चार्ज आ रहा है एट टाइम t = 0, t = dt टाइम में चार्ज जा रहा है बच्चों DQ, और यहाँ पे करंट। ये लोड वगैरह वगैरह सोर्स वगैरह वगैरह, इसका काम है बच्चों चार्ज को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, या तो इस चार्ज की वो एनर्जी ले लेगा या फिर इस चार्ज को एनर्जी दे देगा, लेकिन लोड है तो इसकी चार्ज को एनर्जी को लेगा। तो मतलब ये बच्चों देखो, मुझे बताओ, लोड में जो भी चार्ज आएगा वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी को लेके आ जाएगा, देखो लेके आएगा, मैक्सिमम एनर्जी को लेके आएगा, और लोड बोलेगा तो मुझे मेरी एनर्जी दे दे, तो ये एनर्जी को दे देगा और मिनिमम एनर्जी से लोड से बाहर निकलेगा। ये तो समझ गए ना यार, कि लोड में जब भी एंटर करेगा ये मेरा चार्ज तो मैक्सिमम एनर्जी लेके आएगा, नहीं समझेगा। अब ये बल्ब है बच्चों, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है इस बल्ब में, जो भी करंट फ्लो हो रही है वो मैक्सिमम एनर्जी को लेके आएगी, लेकिन ये बल्ब ये इसकी एनर्जी को चूस लेगा बच्चों, है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी लोड में जो भी पार्टिकल आएगा मैक्सिमम एनर्जी को लेके आएगा और मिनिमम एनर्जी को एग्जिट करेगा। तो क्या बोलेंगे इसमें, मैं मान लेता हूं ये मैक्सिमम एनर्जी है बच्चों, तो इसका पोटेंशियल V होगा, इसका पोटेंशियल 0 होगा,
इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, क्योंकि लोड है वो जितना भी एनर्जी लेके आएगा उसको चूस लेगा और फिर वापस उसको बाहर मिनिमम एनर्जी के साथ भेजेगा, है ना। तो करंट एंटर्स इन लोड, ये आपको ध्यान रखना है। इन लोड करंट एंटर्स एट हाई पोटेंशियल। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको जो मैं उधर लिख रहा हूँ? चलो एक बार देखता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। इन लोड करंट एंटर एट हाई पोटेंशियल एंड एग्जिट एट लो पोटेंशियल। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, लो पोटेंशियल नाम लिख रहा हूँ। अगर दिखाई नहीं दे रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार क्या दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से दिखाई देना चाहिए। हाँ ठीक है। लोड में करंट है वो मेरी हाई पोटेंशियल पे एंटर कर रही होगी, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। मैक्सिमम एनर्जी होगी तो मतलब इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी बच्चों? पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी? लोड इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, मतलब ये इसमें पावर है वो डिसिपेट होगी और उसमें जो पावर है वो क्रिएट हो रही थी बच्चों। देखो V इंटू डी क्यू और इसमें V इंटू डी क्यू तो 0। इसको U इनिशियल लिया था मैंने, उसको U फाइनल ले लेते हैं। U फाइनल लेते हैं। तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों? V इंटू डी क्यू। इसको बोलेंगे क्या बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लोड, और उसमें बोल देंगे इस V डी क्यू को कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट बाय सोर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लोड। अब कंज्यूम बोल दिया तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस लगाना जरूरत है ना कोई, पहले से हमने बोल दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय लोड कितना? V डी क्यू। तो अब ये पावर को कितना कंज्यूम करेगी कि इतने टाइम में इसने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया, उसी को बोलेंगे पावर। पावर कंज्यूम कितना होगा मेरा बच्चों? V डी क्यू अपॉन डी टी। तो V इज इक्वल V आई, डी क्यू अपॉन डी टी क्या लिख सकते हैं हम? आई। यही है बच्चों, है ना। ये सभी एलिमेंट्स के लिए बच्चों पावर V इज इक्वल टू आई। V इज इक्वल टू कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर में देखें, इंडक्टर में, हाँ इंडक्टर में देखें, रेजिस्टर में V इज इक्वल टू आई आर पुट करेंगे वगैरह वगैरह करेंगे। लेकिन ये सभी एवरी एलिमेंट इन द सर्किट, जितने भी एलिमेंट लगे होंगे सर्किट में, वो इतनी पावर को या तो कंज्यूम करेगा या फिर क्रिएट करेगा। देखो वो तो टाइम की चिंता मत करो यार, अगर अच्छी चीज दे रहा हूं तो टाइम लेने पड़ेगा ना। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया। अब मैं पहले बच्चों रजिस्टर ने कितना इस पावर को कंज्यूम या फिर क्रिएट किया होगा, कंज्यूम तो करेगा बच्चों, क्रिएट तो करेगा नहीं, कितना कंज्यूम किया होगा उसको पहले कैलकुलेट करने पहले से मैं आपको ओम्स लॉ के बारे में बताना चाहता हूं कुछ। हाँ तो ये तो लिखा दिया ना, ओम्स लॉ। देखो बच्चों रेजिस्टेंस को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे, और इसके साथ जो टर्म जुड़ी है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओम्स ने क्या बोला, अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल V1 है और अगर इस टर्मिनल का, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है, अगर यहाँ का पोटेंशियल V2 है, अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, तो करंट हमेशा फ्लो होगा वो तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो करंट होगा ऐसे फ्लो, ऐसे फ्लो। और इस चैप्टर में बच्चों रेजिस्टेंस को हम लोड की तरह ही काम में लेंगे, बैटरी को सोर्स की तरह। इस कंप्लीट चैप्टर में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी को तो सोर्स की तरह काम में लेंगे और रेजिस्टेंस को लोड की तरह काम में लेंगे। बैटरी को किसे? सोर्स की तरह, और रेजिस्टेंस को लोड की तरह। ये दो ही एलिमेंट लेंगे बच्चों, सोर्स और लोड में, है ना। अपना कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इससे, दोनों चीजों से ही, है ना। देखो V1 ग्रेटर देन V2, तो ओम ने बोला बच्चों इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब डेल्टा V अपॉन आर, डेल्टा V अपॉन आर। अब इसका 2-3 एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ कैसे होता है ना। ऐसे लिखूंगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो लिख दे रहा हूँ, करंट ऑलवेज
will flow from high potential टू लो पोटेंशियल। ये याद रखना जरूरी है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो उसको दौड़ाने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। वो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जीरो है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगी। अब एग्जांपल देखो यार, अच्छा बनाऊं क्या थोड़ा, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं बच्चों 10 वोल्ट है और करंट जा रही है बच्चों 2 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो मुझे बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। मैं 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद में रिजल्ट लिखूंगा आपको, है ना। देखो यार, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है तो ये लो पोटेंशियल पे आएगा अपने आप। तो करंट क्या होगी बच्चों इसमें 10 वोल्ट माइनस का यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ V है, तो V अपॉन R 5 और करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। कितनी मेरी करंट की वैल्यू 2। देखो 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 10 माइनस का V। अब देखो यार ये हायर पोटेंशियल पे है ना, तो इसका पोटेंशियल इस 10 से तो कम ही आएगा, लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे बार बार, आपको रिजल्ट भी बताऊंगा। तो V इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा बच्चों 0, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा बच्चों V इज इक्वल टू 0। एक एग्जांपल पहले और देखो, उसके बाद रिजल्ट बताऊँ आपको। इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों 10 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों 5 वोल्ट। अगर इसमें रेजिस्टेंस है बच्चों 2 ओम, तो करंट कैसे फ्लो होगी और कितनी फ्लो होगी, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यहां से यहां जाएगी कि यहां से यहां आएगी। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये करंट तो ऐसे फ्लो होगी बच्चों। करंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों 5/2, तो 2.5 वोल्ट। एक एग्जांपल पहले और करो, ये बच्चों यहाँ पे 0 वोल्ट और करंट फ्लो हो रही है बच्चों कुछ ऐसे, और करंट की वैल्यू है मेरी 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है बच्चों 2 एम्पियर। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे बताओ कितना होगा। आपको ये पूछूं मैं कि पोटेंशियल कम आएगा कि ज्यादा आएगा। रेजिस्टेंस में अगर करंट के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो एक बार निकालता हूं, उसके बाद में आपको रिजल्ट बताता हूं ना। देखो यार आएगा 0 से कम, मतलब नेगेटिव आएगा। आएगा कितना, माइनस का 10 आएगा, लेकिन कैसे आएगा चलो बता देता हूँ। I इज इक्वल टू, आई कितना मेरा 5, 0 माइनस का V अपॉन 2 R, तो V इज इक्वल टू माइनस का 10 वोल्ट। तो ये आ गया बच्चों V इज इक्वल टू माइनस का 10 वोल्ट। देखो यार करंट के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा कितना, ये तो पोटेंशियल होता है मेरा V इज इक्वल टू IR, ये तो ओम्स लॉ है मेरा। V इज इक्वल टू, अगर इसको मैं लिखता हूँ V, तो V इज इक्वल टू IR, ये तो ओम्स लॉ है। करंट के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा कम होगा, कितना होगा बच्चों V इज इक्वल टू IR। मैं वहां लिखाता हूँ, ये मैं रफ कर रहा हूँ। देखो ये रिजल्ट आप याद रखोगे ना, ये रिजल्ट आप याद रखोगे। ये रेजिस्टेंस है बच्चों, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा बच्चों कितना, माइनस का I इंटू R। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अगर हमारी करंट कुछ ऐसे फ्लो होती, अच्छा सॉरी ऐसे फ्लो नहीं, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, लेकिन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होगा कितना, I इंटू R प्लस का। इस तीनों को रिजल्ट को अप्लाई करके देखो यार, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे क्यों करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो 10 वोल्ट से तो ये कम आएगा, लेकिन आएगा कितना, I इंटू R। आई कितना है 2 वोल्ट, 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 5 ओम, 5 ओम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ओम, तो 10 ओम इसका कम हो रहा है, ये 10 ओम पहले से था, लेकिन अब ये इसमें 10 ओम कम हो रहा है, तो बचेगा कितना, 0 तो बचेगा। अब इसमें देखो दूसरा एग्जांपल का मेरा ये रहा, यहां से यहां जा रहा है बच्चों करंट, यहां से यहां मेरी करंट जा रही है, लेकिन इसमें करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी है ना।
करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टू, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ अब देखिए आप करंट भी निकाल सकते हो यार, करंट भी तो निकाल सकते हो। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें तो करंट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में बता पाएंगे आई आर कितना कम हो रहा, आई कितना आएगा यहाँ से, देखो 10 का 5 हो रहा है तो आई कितना आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आ जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा कितना, माइनस का यार 10 माइनस 2 इंटू करंट कितनी है मेरी 2.5, तो 5, 10 माइनस 5 ही बचेगा। लेकिन इसके अपोजिट आएंगे, यहाँ पे देखो इसके अपोजिट आएंगे, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है अगर उसके अपोजिट आएंगे तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होता है कितना, प्लस का आई आर। अगर यहाँ पे 0 है, आई कितना है मेरा 2 एम्पियर, आर कितना है 10, तो यहाँ से आ जाएंगे तो 10 वोल्ट का इंक्रीज होगा, ये तो 10 वोल्ट है बच्चों, है ना, ये तो 10 वोल्ट। अब ये देखो यार इसमें भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये 0 वोल्ट है और करंट के फ्लो की डायरेक्शन ऐसे ही है, करंट के फ्लो के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा बच्चों कितना, आई इंटू आर, माइनस का 10 वोल्ट आएगा। अच्छा माइनस का 10 वोल्ट मैंने कैलकुलेट कर रखा है ना, तो माइनस का 10 वोल्ट आएगा। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा बच्चों, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर यहाँ का माइनस 10 वोल्ट है तो इंक्रीज कितना हो रहा है, 5 प्लस 2 10, तो माइनस 10 प्लस 10 0, माइनस 10 प्लस 10 0। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब यार देखो इलेक्ट्रिकल पावर इन रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल पावर इन रजिस्टर, देखो बच्चों ये कोई रजिस्टर है, इसको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया मैंने। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा कितना, ये इस पे R है, अगर करंट I फ्लो हो रही है तो ये IR होगा और ये 0। करंट है वो लोड में हाई पोटेंशियल पे एंटर करती है और एग्जिट करती है मेरी लो पोटेंशियल पे। तो इसके लिए पावर कैसे कैलकुलेट की थी हमने, लोड के लिए P इज इक्वल टू आई इंटू वी। अगर रजिस्टर है बच्चों तो रजिस्टर के लिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ से आई आर, तो आई स्क्र इंटू आर, और आई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं V अपॉन आर, तो V स्क्र अपॉन आर, सो V स्क्र अपॉन आर, V स्क्र अपॉन आर। ये होती है बच्चों इस रजिस्टर के अक्रॉस मेरी पावर, इसमें कितनी पावर का लॉस हुआ है, इतनी पावर का लॉस हुआ है। T इज इक्वल टू 0 टाइम और T इज इक्वल टू dt टाइम। इस T इज इक्वल टू 0 और T इज इक्वल टू dt टाइम दोनों के डिफरेंस को देखेंगे तो dt टाइम छोटे से टाइम में इस रजिस्टर से कितनी एनर्जी कंज्यूम किया है, वही क्या मेरी पावर, पावर कितना होगा मेरा यहां से V स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां से कितनी हीट डिसिपेट होगी या फिर कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, अब देखते हैं बच्चों। हीट डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर या फिर इन रजिस्टर, इन रजिस्टर लिख दे रहा हूं, इन रजिस्टर कितनी होगी, या फिर एनर्जी डिसिपेट बोल दो, एक ही बात है, या फिर इसको बोल सकते हो एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू कितनी होगी मेरी बताओ, पावर इंटू टाइम, सो आई इंटू वी इंटू टी, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये फॉर्मूला होगा। अगर जब ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा बच्चों हमारा जब हमारी पावर क्या होगी कांस्टेंट। अगर पावर कांस्टेंट नहीं हुई तो बच्चों, अगर पावर कांस्टेंट नहीं हुई तो सॉरी एच, हीट डिसिपेट निकाले ना एच, ये तभी होगा मेरा जब हमारी क्या होगी पावर कांस्टेंट। सो पावर कांस्टेंट नहीं होगी तो डीएच 0 से एच इज इक्वल टू आई इंटू वी, और अलग अलग फॉर्मूला लिख देंगे, आई स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और इंटू टी इंटू टी। तो टोटल एच निकाल लेंगे यहाँ से, एच कितनी, ठीक है। अगर पावर कांस्टेंट नहीं हुई तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, अगर पावर कांस्टेंट हुई तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब पहले बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद बेंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने घरों में जो मीटर लगे होते हैं वो यूनिट को कैसे कैलकुलेट करता है उसके बारे में
इससे पता चलता है। एक पावर की क्या होता है हमारा पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी कितनी होगी बच्चों, पावर इनटू टाइम। पावर की क्या होती है मेरी, वॉट। लेकिन इसमें जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तब इसको पावर में लिखेंगे तो किलो वाट आवर। आवर किसकी यूनिट है बच्चों, टाइम की। और ये किलो वाट किसकी बच्चों, पावर की। किलो वाट का मतलब तो 10⁻³ वॉट इंटू आवर, है ना। एक बच्चों ये कोई सिस्टम है मेरा जिसपे पावर है उसकी किलो वाट, और वो 1 आवर तक कितनी बिजली को खपत करेगा, कितनी यूनिट निकालेगा अपने मीटर में, उसी को बोलते हैं एनर्जी। कितनी यूनिट खपत कर रहा है वो 1 घंटे में। अगर वो सिस्टम मेरा 1 किलो वाट का है तब 1 घंटे में कितनी एनर्जी को वो खपत करेगा, उसी को बोलते हैं वो एनर्जी। और एनर्जी की एक यूनिट होती है तो उसको बोलते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू होती है ये 1 किलो वाट इंटू आवर। 1 किलो वाट इंटू आवर। अब जैसे कोई बल्ब है बच्चों, मान लेता हूं ये 100 वाट का है। अगर ये कम से कम 5 घंटे तक ग्लो करे तब इसमें कितनी हमारे मीटर में यूनिट आएगी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो पावर एनर्जी इज इक्वल टू कितनी, P इंटू टी। पावर कितनी बच्चों, 100 वाट। लेकिन हमको इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना बच्चों। किलो वाट को कन्वर्ट करने के लिए ऊपर किलो नीचे भी किलो, तो K इज इक्वल टू होते हैं मेरा 10⁻³ मतलब 1000 इंटू कितना टाइम बच्चों, 5 आवर। 5 आवर। सो ये हो गया बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो 5/2 1/2 किलो वाट इंटू आवर, मतलब 0.5 यूनिट को खर्च करेगा बच्चों वो बल्ब। अब ये बल्ब अगर 200 वाट का हो तो 200, या फिर 500 वाट का ले लो, 500 वाट का हो। अगर ये 5 घंटे तक ग्लो करे तब हमारा ये जो मीटर वो कितनी यूनिट निकालेगा वो देख लेते हैं। कितनी निकालेगा बताओ, 500 किलोवाट में लिखना है। किलोवाट में लिखने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू 5 आवर। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 5/2, तो 2.5 यूनिट हमें ये मीटर शो करेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट ने इतनी बिजली का खपत किया बच्चों। तो 2.5 यूनिट आएगी जब 5 घंटे ये बल्ब 500 वोल्ट का बल्ब ग्लो करेगा। अगर 5 घंटे के लिए ग्लो करता है तो 2.5 यूनिट हमें बिजली में रीडिंग, सॉरी मीटर में रीडिंग दिखाएगा बच्चों, है ना। अब करते हैं बच्चों बैटरी। बैटरी का क्या है, बैटरी जो भी फिजिक्स में हमें काम आएगी उतना काम में लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत यूज बता देता हूँ। ऐसा ऐसा होगा, लेड एसिड बैटरी को थोड़ा अच्छे तरीके से समझाएंगे भी, लेकिन मैं नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में आपको अच्छे तरीके से समझा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ये एक पूरा चैप्टर मिलेगा बच्चों बैटरी के ऊपर, और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अब देखो बच्चों बैटरी, बैटरी इस चैप्टर में हम ओनली सोर्स के लिए यूज करेंगे, है ना, यूज्ड एज ए सोर्स। ये बच्चों हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की किसकी जिम्मेदारी है बच्चों, बैटरी की। यूज्ड टू प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखेंगे यार, सब कुछ देखेंगे। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कंडक्टिंग वायर, इन ए कंडक्टिंग वायर। ये बैटरी बच्चों एक सोर्स की तरह काम कर रही है, और सोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल एनर्जी को वो हमेशा ही किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, ये पहले बता चुका हूं सोर्स में, है ना, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो, पहले मैं एक बैटरी अंदर से कैसे दिखाई देती पहले वो दिखा देता हूं। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। यहां पर बहुत सारी प्लेट्स होती है अंदर बच्चों, बहुत सारी प्लेट्स होती है। तो मैं इस प्लेट्स को कुछ ऐसे नोट करूँ, प्लेट्स होती है ऐसे मेरी। इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कुछ प्लेट्स जुड़ी होगी और कुछ प्लेट्स इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होगी।
ये फर्स्ट जुड़ गई पॉजिटिव के साथ तो थर्ड जुड़ेगी, फिर फिफ्थ जुड़ेगी, इसके साथ अगर ये जुड़ गई तो इसके साथ ये प्लेट जुड़ेगी। अब देखो लेड एसिड बैटरी कैसे काम करती है थोड़ा बहुत बता देता हूं, वरना आपको केमिस्ट्री में तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बच्चों को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, क्या मेरा ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे अपने फिजिक्स में कितनी काम आएगी और कैसे वर्किंग करेगी प्रॉपर बताऊंगा। लेड एसिड बैटरी कैसे करते हो, एक ये प्लेट है बच्चों लेड डाइऑक्साइड PbO2 PbO2 और एक ये प्लेट है बच्चों लेड की Pb की। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसका होगा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को। अब इस बैटरी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये जो H+ आयन है, H+ आयन है और ये जो SO4 माइनस आयन है, H+ आयन को ये लेड डाइऑक्साइड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये SO4 माइनस है लेड प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसमें देखो PbO2 है, एक केमिकल रिएक्शन होगी इसके बीच में, PbO2 प्लस कितने आयन 2H आयन, ये दोनों मिलके क्या करेंगे तो लेड डाइऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन एटम मिलके क्या करेंगे, लेड ऑक्साइड PbO प्लस H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा बच्चों, है ना, H2O। एक ऐसे रिएक्शन इसके साथ होगी। अब देखते हैं बच्चों अपने फिजिक्स में कितनी काम आती है उसके हिसाब से चलते हैं। ये थोड़ा बहुत आइडिया दिए, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ोगे, अच्छे तरीके से इसको पढ़ोगे। अब देखो जितना फिजिक्स में अपना यूज है उसके हिसाब से चलते हैं। ये बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे एनायन कैटायन वगैरह वगैरह बहुत सारे होंगे। एक प्लेट मेरी ये है और एक प्लेट मेरी ये है। इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे और इसमें नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो पॉजिटिव आयंस को इस प्लेट ने अट्रैक्ट कर रहा है किसी अननोन फोर्स से, मैं मान लेता हूं किसी फोर्स है उसको बोलता हूं अननोन फोर्स, तो उसको बोलता हूं F अननोन। इस नेगेटिव को ये प्लेट अट्रैक्ट करेगी तो किसी F अननोन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो इस प्लेट पे आते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। ये सडन प्रोसेस होती है, लेकिन समझाने के लिए आते जाएंगे ऐसा बोलना पड़ता है। इस पे नेगेटिव, अब इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो इस प्लेट्स के बीच में एक बच्चों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा Fe, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। आगे सोचो, थोड़ा पढ़ लिया होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बच्चों, इसका मतलब ये है तो हाई पोटेंशियल पे और ये बच्चों लो पोटेंशियल पे। इससे अच्छा कंसेप्ट समझ में आता है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक कोई फोर्स नहीं, अपनी नेक्स्ट हेडिंग ये रहेगी बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन आपको एक बार बता रहा हूं, इससे थोड़ा सा समझ में आएगा ना। इस बैटरी का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अभी बताऊंगा कितना होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनके बीच में पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस इस पे इस रेजिस्टेंस पे कितना इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों तीनों को ऐड करने के बाद जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। इन प्लेट्स के इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चों कोई फोर्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये रहने वाला है, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई,
पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज तो इस पे है ही है, प्लेट पे, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा था, पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव आते जाएंगे, इस प्लेट पे आते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इसका मान लेता हूं तो सेपरेशन डी है। एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा ये अननोन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगे, न तो चार्ज ये यहाँ पे जा रहे होंगे, न चार्ज यहाँ पे जा रहे होंगे, मतलब चार्जेस का मूव होना बंद हो गया। तो बंद हो गया तो मतलब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट फ्लो करवाने के लिए मैं एक कंडक्टिंग वायर ले लेता हूँ, ये है मेरा कोई कंडक्टिंग वायर, ये नेगेटिव कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे इस वायर से, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे, इस इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे, तो करंट मेरी कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट मेरी कुछ इस डायरेक्शन ऐसे फ्लो होती रहेगी, ऐसे फ्लो होती रहेगी। कब फ्लो होगी? जब ये नेगेटिव चार्ज उठ के इस वायर से आएंगे, एक पॉजिटिव को खत्म कर देंगे, तो अननोन फोर्स के कारण पॉजिटिव आते जाएंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट फोर्स होगा, अननोन फोर्स इस पे लाते रहेगा। तो जैसे ही यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उठ के पॉजिटिव को खत्म कर देगा, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउन होगा, तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज वापस उठ के यहाँ पे आएगा, वापस आएगा, तो मतलब ये देखो वापस आ गया और ये भी वापस आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा थोड़ा बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, सडन प्रोसेस होती है, लेकिन बताने के लिए ऐसा बताना पड़ता है ताकि वरना समझ में नहीं आता थोड़ा ना। इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे पॉजिटिव खत्म करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे पॉजिटिव खत्म करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे पॉजिटिव खत्म करते जाएंगे, इसके कारण पॉजिटिव आते जाएंगे, इसके कारण ये कब तक प्रोसेस चलेगी? ये ये प्रोसेस कब तक चलेगी? ये प्रोसेस तब तक चलेगी बच्चों जब तक इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट है। जैसे ये खत्म हो जाएंगे तो इसमें ओनली वाटर सॉल्यूशन बचेगा, तो उस केस में हम बोल देते हैं बच्चों बैटरी डिस्चार्ज हो गई। उस केस में क्या बोलते हैं? बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, मतलब करंट इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कुछ ऐसे भी होगी। मतलब बच्चों सर इसका क्या मतलब है कि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के पास भी कुछ रेजिस्टेंस है। हाँ, इसका मतलब कुछ बैटरी के पास भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। बिल्कुल है बच्चों, इस बैटरी के पास भी खुद का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी by itself is known as internal resistance। ये अच्छे तरीके से आपको बताएगा बच्चों केमिस्ट्री में ना, अपने जो फिजिक्स में यूज करें उसको ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है बच्चों? चलो उसको पहले देख लेते हैं। आर डिपेंड किस किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। डी क्या हमारा? सेपरेशन, और इसका एरिया प्लेट्स का ए है बच्चों ना, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अब कैसे? मतलब सेपरेशन, दूरी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखो बच्चों ये डी डिस्टेंस है, अगर जैसे जैसे मैं इन प्लेट्स को दूरी बढ़ाऊंगा तो मतलब प्लेट्स दूर जाएगी, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का आना थोड़ा उतना ही मुश्किल होगा, तो करंट फ्लो थोड़ी मुश्किल होगी, करंट फ्लो मुश्किल, इसका मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा होगा। अब इस पे डिपेंड करता है बच्चों एरिया पे। आर ये बच्चों एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है ना, 1/A। ये ए क्या बच्चों? एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। देखो बच्चों इस प्लेट्स का जितना ज्यादा एरिया, तो पॉजिटिव चार्ज का आना उतना ही आसान, इस पे पॉजिटिव का आना उतना ही आसान, उस पे नेगेटिव का आना उतना ही आसान। जितना आसान, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
उतनी बड़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बड़ी होगी, तो बच्चों करंट का फ्लो भी बढ़िया तरीके से होगा। बढ़िया तरीके से होगा मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा मेरा। तो जितना बड़ा एरिया उतना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम। अब एक होता है बच्चों कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आर डिपेंड करता है बच्चों कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या होता है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन? इसमें बच्चों यही है कि बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं, आप एक दूसरे को टक्कर करते करते थोड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं पॉजिटिव इस प्लेट पे नेगेटिव इस प्लेट पे, है ना। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितने ज्यादा ये एनायन और कैटायन होगी, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो है नहीं कि एक किया तो इसको डायरेक्ट लेके चले गए, तो बीच में टक्कर भी होगी वगैरह वगैरह भी होगी, है ना। तो जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन का, उतना ही मुश्किल होगा बच्चों इस प्लेट्स पे आने पे उतना ही मुश्किल होगा, तो उसमें करंट थोड़ी मुश्किल होगी। करंट मुश्किल मतलब रेजिस्टेंस बड़ा। सबसे अच्छी बात है बच्चों इसमें ये 1 टेम्परेचर। जैसे बच्चों हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो एनायन और कैटायन है वो थर्मल वेलोसिटी को गेन कर लेंगे। मतलब 1/2mv² 3/2 kT। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एनायन और कैटायन अपनी वेलोसिटी को गेन करेंगे। वेलोसिटी को गेन करेंगे तो मतलब इस प्लेट्स पे थोड़ा जल्दी आएंगे बच्चों। जल्दी आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी आने का क्या मतलब है यार, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस मेरा कम होगा। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके पास बच्चों वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा आएगी। वेलोसिटी ज्यादा आएगी तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आएंगे तो करंट फ्लो अच्छे तरीके से होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस इसमें है कम। ये तो होता है बच्चों अपने सेल्फ स्टार्ट बाइक गाड़ी वगैरह वगैरह जो भी हो ना, कि विंटर्स में थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, हो सकता है स्टार्ट भी नहीं हो, और समर में थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। क्यों बच्चों? समर में क्या होता है टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी का कम होता है। देखो टेम्परेचर समर में क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होता है। बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है इसका मतलब करंट को फ्लो होने में ठीक काम करेगा तो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे विंटर आती है, विंटर्स में क्या होता है सेल्फ स्टार्ट बैटरी से स्टार्ट होता है। चलना वलना तो इंजन का काम है, लेकिन स्टार्ट तो बैटरी से ही करेंगे ना। बैटरी से अगर स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर कम है इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी का ज्यादा है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का ज्यादा है तो सर्किट में करंट का फ्लो थोड़ा कम होगा। करंट का फ्लो कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बड़ा होगा। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण बच्चों विंटर्स में क्या होता है ना, अपने गाड़ी मोटरसाइकिल की थोड़ी बैटरी को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। स्टार्ट होने के बाद तो अपने आप चार्ज हो जाती है ना, अपने आप चार्ज होती रहती है स्टार्ट होने के बाद। तो देखो बच्चों अब इसमें देखो, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके आने में, मतलब इस प्लेट के पास मेरा पॉजिटिव है या फिर कैटायन है, यहां से यहां तक लेके आने में डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क कौन करेगा बच्चों? वर्क कौन करेगा? ये अननोन फोर्स। कितना वर्क करेगा बच्चों? वर्क डन बाय अननोन फोर्स कितना होगा मेरा? एफ अननोन इंटू डी। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है बच्चों, इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आने में कितना वर्क करेगा, वही हमारा क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ही स्टार्ट करूंगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ये? एफ अननोन इंटू डी अपॉन क्यू। इस चार्ज क्यू को कितना वर्क करना पड़ेगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में। मतलब यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा होगा किसी डिस्टेंस तक जाने में, है ना। तो मैं ये डिस्टेंस इसके बीच में सेपरेशन डी हो सकता है यहाँ पे हो, तो कुछ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको, किसी चार्ज को लेके आने में, उसी को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।